हाय गाइस, वेलकम टू फेयरलेस क्वाड्रंट। इस बार हम सीडीएस 1 एंड 2 में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं 2023 में उसको हम सॉल्व करेंगे। ये पैटर्न देखा गया है कि सीडीएस ने अब पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से कम कर दिए हैं एज एक्सपेक्टेड, जो कि पहले हमको देखने को मिलते थे। तो आइए हम सीडीएस 1 एंड 2 पॉलिटी के पीवाईक्यू को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे आपको पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले और आपको करने में भी आसानी रहे। पहला क्वेश्चन है, which one of the following conditions is or are necessary for the issue of a writ of certiorari in India? क्या कंडीशंस हैं जब सरसरी रिट इंडिया में इशू करी जा सकती है? पहला बोलता है देयर शुड बी अ ट्राइब्यूनल और एनी एन ऑफिसर हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमिन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली। इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो इसमें यह बोलना चाहता है कि एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए, ठीक है, या कोई एक ऑफिसर होना चाहिए जिसके पास लीगल अथॉरिटी हो, जिससे वो क्वेश्चन डिटरमाइन कर सके कि उसका जो सब्जेक्ट्स और कुछ की राइट है उसने एक्ट किया जुडिशियली या नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है वो जो ट्रिब्यूनल है और ऑफिसर है और उसने एक्ट किया है विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, उसने एक्ट किया है। तो स्टेटमेंट 1, 2 बोथ नन। क्या करेक्ट होगा? तो आइए देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन। इसका करेक्ट आंसर वैसे तो है कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ऑप्शन सी। आपको सिर्फ ऑप्शन देखना है, आप स्किप कर सकते हैं और दूसरी क्वेश्चन जा सकते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? करेक्टिव जुडिशियल ओवरसाइट मतलब सरसरी जो होती है एक प्रीरोगेटिव रिट होती है। कौन इशू करता है? सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। क्या करता है वो? क्वैश करता है या अनल करता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर। कोई ऑर्डर हो, कोई एग्जिस्टिंग ऑर्डर हो, किसके द्वारा पास हुआ हो? लोअर कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के, या फिर कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी के। तो आपको पता चला ये है कि सरसरी के बारे में क्या है। सरसरी क्या है? प्रेरोगेटिव रिट है जो कि सुपीरियर कोर्ट करता है क्या करने के लिए? क्वैश करने के लिए, एनल करने के लिए। किसका ऑर्डर? जो लोअर कोर्ट का होता है या ट्राइब्यूनल का होता है या क्वासी जुडिशियल का होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्कोप क्या है। अब देखो रिट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होती है? रेस्पोंडेंट जो होता है ना, जो रेस्पोंडेंट होता है, जो रिस्पॉन्स करता है, वो एक लीगल एक एंटिटी होना चाहिए जिसका लीगल कोई राइट होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोलता है ग्राउंड्स क्या है? ग्राउंड्स क्या है रिट के लिए? तो रिट इज प्राइमरीली इन्वोक्ड व्हेन अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैज ऑपरेटेड बियॉन्ड इट्स लीगल जुरिस्डिक्शन। मतलब रिट हम तब ला सकते हैं जब कोई सबऑर्डिनेट मतलब कोई उससे लोअर अथॉरिटी जो है उसने अपनी एक्सरसाइज अथॉरिटी कुछ ऐसा कर दिया हो कि उसकी अथॉरिटी उतनी नहीं है लेकिन उसने अपना लीगल जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया हो, समझ गए। और इसको कोई पावर करनी मतलब एक्सरसाइज करनी थी पावर, लेकिन उसने वो एक्सरसाइज नहीं करी पावर, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या पता चला कि रिट जो है सरसरी प्रेरोगेटिव रिट है। ये जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 जो ऑप्शन सी है वो दोनों करेक्ट है इसमें। फिर हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया ordered the constitution a special bench called social justice bench? किस चीफ जस्टिस ने इंडिया के ऐसा बोला था कि सोशल जस्टिस बेंच है? जस्टिस एच एल दत्तू, जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जस्टिस आर एम लोधा, जस्टिस वाई के सबरवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस एच एल दत्तू, ठीक है, ऑप्शन ए। अब यह है इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन हुआ, प्रायोरिटाइजिंग हुआ ये। तो देखो इन 2014 में क्या हुआ, चीफ जस्टिस एच एल दत्तू जो थे उन्होंने बोला कि क्रिएशन हो डेडिकेटेड सोशल जस्टिस बेंच का, ठीक है, जो कि एक स्पेशल जुडिशियल डिवीजन हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब ऐसा रहे कि स्पेशल जुडिशियल डिवीजन रहे और उसका फोकस होना चाहिए एक्सक्लूसिवली ऑन पब्लिक वेलफेयर। मतलब एक ऐसी बेंच बना दीजिए आप जिसका पब्लिक वेलफेयर जो देखे, पब्लिक वेलफेयर और सिविल राइट्स, ठीक है। फिर बेंच ने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि वो ऐसे केसेस को हियर करेगी जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं और उनकी लीगल ग्रीवांसेस को सुनेगी जो उसकी लीगल ग्रीवांसेस नहीं सुनी जाती है ना। फिर इससे क्या होगा कि जो बैकलॉग है ना लिटिगेशन का वो थोड़ा कम होगा। ह्यूमैनिटेरियन मैंडेट का क्या होता है? उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसी कोई बेंच बनाते हैं सोशल जस्टिस बेंच, तो उससे क्या होगा कि जो एक जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन है ना, तो लोग सोचेंगे कि हाँ हमारा काम हो रहा है, ऐसे नहीं है कि हमारा केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो इसका ऑप्शन क्या है? किसने बोला था ये? जस्टिस एच एल दत्तू ने। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर? किसको डिस्क्रिशनरी पावर मिली है अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 5th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें किसको डिस्क्रिशनरी पावर मिली है
जो कि क्या करे, सेटअप कर दे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल एक स्टेट में, और विच है शेड्यूल्ड ट्राइब्स बट नॉट शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब उस ऐसा किसको पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर फिफ्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करते स्टेट में, जहाँ पे शेड्यूल एरिया नहीं है लेकिन शेड्यूल ट्राइब है। गवर्नर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है इंटर स्टेट काउंसिल या पार्लियामेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट के पास है ये पावर। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पैराग्राफ 4 जो है फिफ्थ शेड्यूल का, उसमें बोला गया है कि एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बननी चाहिए। ठीक है, वो क्या होगी, एक स्पेशल कंसल्टेटिव बॉडी होगी जो कंसल्ट करेगी और अपने सजेशंस देगी, वेलफेयर देखेगी शेड्यूल ट्राइब्स का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं आ रहा है, इसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम नहीं आ रहे। ठीक है, इसको एक्सक्लूड करेंगे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक कॉम्पोजिशन क्या होगा, जो काउंसिल है वो लिमिटेड रहेगी 20 मेंबर्स का। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक वॉइस के लिए हमें मेंबर्स को एक लिमिट करना पड़ा। ठीक है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है कि किसके पास है, गवर्नर जो होता है कंसर्न स्टेट का, उसके पास है पावर। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई इज नॉट करेक्ट। जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके बारे में क्या सही नहीं है। तो देखो एसजीआई इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, एसजीआई इज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, द पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो देखो इसमें जो गलत है ऑप्शन वो है सी, द पोस्ट ऑफ एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये गलत है। देखो जो एसजीआई की जो पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल की, वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। जैसे अटर्नी जनरल है उसको दे रखा है आर्टिकल 76 में, सॉलिसिटर जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये एक स्टेट्यूटरी पोस्ट है। ठीक है, ये क्या है, मतलब कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल जो होते थे पहले लॉ ऑफिसर का 1987 से है जो, उसके अंदर है। अब इसकी हायरार्की क्या है देखते हैं। जो एसजीआई होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ठीक है ना, क्या है ये, इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एक्टिंग एज अ सबऑर्डिनेट टू द अटर्नी जनरल, अटर्नी जनरल के नीचे होते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे लिखा है ना, सेकंड को अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है अपॉइंट करता है अटर्नी जनरल को, और एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमीशन ऑफ द कैबिनेट। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। कौन सी कमिटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, पीएसी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमिटी, या कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ऑप्शन सी है इसमें करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कैसे। देखो कॉम्पोजिशन देखते हैं। जो लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी है वो है एस्टिमेट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी है, ये देख लेना। दो क्वेश्चन बन गए इसमें से। देखो राज्यसभा के मेंबर किसमें नहीं है, एस्टिमेट कमेटी में। लार्जेस्ट क्या है, एस्टिमेट्स कमेटी, 30 मेंबर्स होते हैं इसमें, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता इनका राज्यसभा से, कोई भी। अब देखो यूनिक मेंबरशिप स्ट्रक्चर है इनका। कैसे, अगर दूसरी कमिटीज को देखा जाए तो वो उनके जो मेंबर्स होते हैं दोनों होते हैं, दोनों जब पार्लियामेंट से, मतलब दोनों हाउसेस से होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से है, और बाकी कमिटीज के इसमें किसमें होता है, लोकसभा, राज्यसभा। फिस्कल स्क्रूटनी, जो ग्रुप का ये जो ग्रुप है इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, ऑडिट करना गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स को। ठीक है ना, और एक फाइनेंशियल वॉच डॉग की तरह काम करती है लोकसभा में रह के। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है वो, एस्टिमेट्स कमिटी। फिर देखो ये कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट्स इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिर इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये है। फिर फोर्थ है द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज फॉलोड। तो इसमें क्या करेक्ट नहीं है, तो देखो इसमें ये जो ऑप्शन है ए करेक्ट नहीं है, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन। देखो भाई ऐसा कहीं नहीं होता, देखते हैं अब कैसे। तो मिनिस्ट्रियल एलिजिबिलिटी क्या होती है, होल्डिंग अ यूनियन मिनिस्ट्री डज नॉट डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट। इसका मतलब हुआ कि जो यूनियन मिनिस्ट्री को अगर कोई होल्ड करता है, कोई इसकी पावर में है, तो ये इसको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं मानेंगे। कोई भी सिटीजन जिसकी एज 35 प्लस हो,
जो क्वालिफाई हो लोकसभा के लिए कंटेस्ट करने के लिए और मिनिस्टर हो। अब भाई मिनिस्टर हो कैसे, बीइंग अ मिनिस्टर कैसा, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो हर केसेस में कोर्ट ने बताया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ऐसे डिफाइंड नहीं है ना। अब देखो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ओनली फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा राज्यसभा हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इसलिए क्या हुआ, ये गलत है। इसमें क्या बोल रहा है, यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर कब, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947। तो देखो ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डील करता है 26 जनवरी 1950 के डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, ठीक है। अब देखो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है, वहाँ पे सिटीजनशिप दे रखी है, जो कि कमेंस कब से होती है, 26 जनवरी 1950 से। अब है मोड ऑफ एक्विजिशन कि कैसे हो सकता है, मोड कैसे हम इंडियन सिटीजन कैसे बन सकते हैं, बर्थ जन्म, डिसेंट हो, रजिस्ट्रेशन करा के, नेचुरलाइजेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 वेज है हमारे जिससे हम इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं भारत की। टर्मिनेशन कैसे होता है, देखो अब इसमें टर्मिनेशन के लिए भी है रिनंसिएशन, अपने आप आपने छोड़ दी, वॉलेंटरी गिविंग अप, ठीक है। टर्मिनेशन, अब आपको टर्मिनेट कर दिया गया कि आपने अब दूसरी ले ली, जैसे यूएस की ले ली तो इंडिया की आपकी चली गई। डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन का मतलब गवर्नमेंट ने आपको हटा दिया जब आपने कोई फ्रॉड किया, डिसलॉयल्टी करी, तो ठीक है। तो हमने इसका क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ लिया कि सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, 5 वेज है, और कैसे हटा सकते हैं उसके कितने वेज है, 1 2 एंड 3, तो उसके 3 वेज हैं, समझ गए। तो इसका क्या है, कब से सिटीजनशिप चालू होती है, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल 51 जो है 51 है उसका पार्ट नहीं है। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, किसके लिए, रेजोल्यूशन के लिए, फोर्सेस के लिए, एनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो देखो इसमें 51 में जो यूएन पीस कीपिंग है वो 51 में नहीं आता, क्यों नहीं आता देखते हैं, चलो। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस क्या है देखते हैं। एक डीपीएसपी होती हैं जिसमें आर्टिकल 51 है, वो बोलता है स्टेट को कि वो एक ग्लोबल पीस मेंटेन करे, एथिकल इंटरनेशनल रिलेशन एंड अपहोल्ड करे रेस्पेक्ट फॉर ट्रीटी, ठीक है। फिर है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या हुआ कि आर्टिकल स्पेसिफिकली बोलता है कि सेटलमेंट जो भी हो, इंटरनेशनल डिसएग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन से सुलझाओ, पीसफुल डायलॉग करो, मिलिट्री एस्केलेशन ना करें, ठीक है। फिर क्या कहता है, पीस कीपिंग क्लैरिफिकेशन क्या है, आर्टिकल जो है वो स्पिरिट किसके स्पिरिट से, यूएन चार्टर है, लेकिन कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का। तो ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ यूएन पीस कीपिंग, नहीं पीस कीपिंग का दे रखा है लेकिन एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायत, पंचायत के बारे में पूछ रहा है कि क्या करेक्ट है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज, यहाँ पे कोई प्रोविजन है एससीज एंड एसटीज की सीट के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। पंचायत आर नॉट ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्सेस, पंचायत जो है उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। तो देखते हैं क्या है, वैसे इसमें ऑप्शन ए है करेक्ट है, और इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, देखते हैं क्यों। देखो मैंडेटरी रिजर्वेशन है, यस है, कहाँ पे है, आर्टिकल 243 डी में है। सीट्स रिजर्व होंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हर एक पंचायत में, ठीक है। नंबर ऑफ रिजर्व सीट जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी पॉपुलेशन को, मतलब ये एक एरिया है तो जितनी इसमें पॉपुलेशन है उस हिसाब से प्रोपोर्शन में सीट्स रिजर्व होंगी। अब देखो फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर है आर्टिकल 243H में। पंचायत जो है ना वो एक तो मतलब फंड्स हैं उनके पास, ठीक है, कुछ लीगल उनके पास वो भी है, जैसे लेवी कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं या अप्रोप्रिएट कर सकती हैं, ठीक है, क्या टैक्सेस को, ड्यूटीज है, टोल्स है, फीस है। लेकिन ये जो पावर है वो अथोराइज होंगी या रेगुलेट होंगी किससे, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए है इसमें करेक्ट आंसर।
फिर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। तो देखो, जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो इसमें से कौन सा राइट सस्पेंड नहीं होता? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी या इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो देखो, हम इसको देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं हमारे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? देखो, यहाँ पे है आर्टिकल 359, क्या बोलता है? प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकता है राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रेसिडेंट है वो कह सकता है कि आपको अब कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, ये जो एनफोर्समेंट है आर्टिकल 20 एंड 21, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कि कोई भी एक्सेसिव पनिशमेंट या फिर कोई आर्बिट्ररी पनिशमेंट ऐसे नहीं मिल सकती। क्या क्या है आर्टिकल 20 में? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं लगा, मतलब कोई भी ऐसा लॉ आया हो तो आप उसको बैक डेट से नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। फिर है डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी का मतलब क्या होता है? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। किसी को भी दोबारा से पनिश नहीं किया जाएगा अगर आपने एक बार उसको पनिशमेंट दे दी है, ठीक है। फिर आगे क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आपको तो जरूरी है कि आप अपने खिलाफ सबूत दीजिए। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन से सस्पेंड नहीं होता? तो आर्टिकल जो 20 है वो जो है सस्पेंड नहीं होता। आर्टिकल 20 क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, है ना? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है एनी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोक सभा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो जो कि डिस्क्वालिफिकेशन है, मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन से हो, वो कैसे डिसाइड करता है या कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी। तो देखो, इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसका करेक्ट आंसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा। कैसे है देखते हैं, चलो। पावर जो है डिस्क्वालीफाई की मेंबर्स का या कोई भी ग्राउंड जो डिफेक्शन के, वो सबसे ज्यादा होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, इसी के पास होता है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस क्या है देखते हैं, चलो। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर है। राज्यसभा का कौन है? उसे कहते हैं चेयरमैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपसे यहाँ से इस एक्सप्लेनेशन से आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए एक इधर से, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। फिर लीगल मैंडेट क्या है इसका? द अथॉरिटीज डेराइव फ्रॉम द 10th शेड्यूल। ये जो अथॉरिटी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो 10th शेड्यूल में दे रखी है। किससे हुआ था ये इंसर्ट? 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन और मिल गए, ठीक है। ये क्यों करा गया था ऐसा? क्यों 10th शेड्यूल करा गया था? क्यों 52nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया था? जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो हमारे इंडिया में। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसने इंट्रोड्यूस किया रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर ईडब्ल्यूएस? ईडब्ल्यूएस का ये पूछ रहा है कि कौन सा ये था, कौन सा अमेंडमेंट था? 101st, सेकेंड, 122 या 103rd? तो याद रखिएगा 103rd जो था कॉन्स्टिट्यूशन, वो ईडब्ल्यूएस के लिए था। आपको कैसे याद रखना है? अगर आपको याद नहीं होता तो देखो, ई डब्ल्यू एंड एस कितने हैं ये वर्ड, मतलब ये अगर अगले लेटर देखेंगे अलग कितने हैं, एक लेटर, दूसरा लेटर एंड तीसरा लेटर, तो 103। अब ये इतना तो आप याद रख सकते हैं ना, 103। देखो 1 इधर आ रहा है, 1 2 3 कर लो, तो 103 ऐसी हो गई कि 103 थर्ड अमेंडमेंट है। अगर आपको 113, 123 इतने तो हुए ही नहीं है ना अमेंडमेंट अभी तक, तो 103 है। अगर आपको वैसे याद ऐसे याद हो जाएगा, नहीं तो 2 को 0 कर दो तो 103 ऐसे ही हो जाएगा। मतलब ट्रिक होती है ऐसे याद करने के लिए। अगर आपकी कोई और है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं सारे कि इसमें जितने भी रखेंगे उस अमेंडमेंट से क्या क्या आया। देखो, अब हमने जैसे पढ़ा 103rd अमेंडमेंट जो है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, ठीक है। इसमें बोला गया कि 10% कोटा दिया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। मतलब जनरल में एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें ईडब्ल्यूएस को डाला गया। फिर इसमें चेंजेस किसमें हुआ? ऐड हुए आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6), जिससे कि स्टेट प्रोवाइड करेगा रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे। ये किस लिए? ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कौन से क्राइटेरिया पे है? तो किस क्राइटेरिया पे है वो? इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, ठीक है ना। कास्ट बेस, मतलब जो और बाकी रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस पे है। एक ये सोल
क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो EWS है। तो इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन भी तैयार होता है यहाँ से। फिर देखो 102nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है, ये था NCBC स्टेटस। अब ये NCBC क्या है? NCBC है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इससे NCBC आया 102nd से, ठीक है। फिर 101st से क्या आया? 101st से GST आया। अब आपको अगर ये भी याद नहीं होता GST कैसे, तो देखो 101 रुपये का हम शगुन देते हैं, पंडित जी 101 रुपये देते हैं, शादी में जाते हैं 101 दे देते हैं, अब तो नहीं देते होंगे लेकिन तब भी 101। तो पैसे GST किस पे लगता है? पैसे मतलब आप पैसे देते हो उस पर GST लगता है, तो GST को आप कैसे याद कर सकते हैं? 101st 101, ठीक है ना। 101st से आया था GST, ठीक है। GST काउंसिल बनी थी जो आर्टिकल 279A में थी, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। EWS किस में आया था? 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ये क्वेश्चन है कि अब इसमें ये बताइए कि थीम और पार्लियामेंट बिल्डिंग, लोकसभा राज्यसभा, लोटस बनियन पीकॉक, लोटस पीकॉक बनियन या लोटस पीकॉक, क्या है थीम? तो देखो इसमें लोकसभा की जो थीम है वो है पीकॉक एंड राज्यसभा की थीम है वो है लोटस। देखो लोकसभा को क्या कहते हैं? पीपल्स हाउस, ठीक है। इंटीरियर जो डिज़ाइन है लोकसभा का वो है पीकॉक का, जो है इंडिया की नेशनल बर्ड, है ना। और राज्यसभा का को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें इंटीरियर क्या है? लोटस का, ठीक है। सेंट्रल फोयर क्या है इसका? हाउसेज, मतलब हाउसेज के आगे क्या है? एक बनियन ट्री है, याद रखिएगा बनियन ट्री। जब इसने ये पूछ लिया तो बनियन ट्री भी पूछ सकता है ना। नेशनल ट्री है, ओपन स्काई कोर्टयार्ड है, सिंबलाइज क्या करता है? डीप रूटेड नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है। लोकसभा इस मतलब लोकसभा का क्या है इसमें बिल्डिंग का बेस? इंटीरियर पीकॉक, राज्यसभा का क्या है? लोटस। तो यह हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। ये एक कोट है, सक्सेस इज बिल्ड क्वाइटली लॉन्ग बिफोर इट इज सेलिब्रेटेड लाउडली। धीरे धीरे क्वाइट एकदम शांत रह के आप सक्सेस के लिए मेहनत करिए, जब आपका टाइम आएगा तो आप उसको सेलिब्रेट भी उतने ही तेज करिएगा, उतने ही जोरों शोरों से करिएगा जितने आपने शांत बैठ के अपनी सक्सेस के लिए पढ़ाई करी थी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड बाय।